Hello everyone, welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम रॉबर्ट दाल की सीरीज़ का फाइनल लेक्चर में पहुंच चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि बायोग्राफी, प्लुरलिज्म क्या होता है, पावर इन कम्युनिटीज़ क्या होता है, पॉलीआर्की, पार्टिसिपेशन एंड सिविल सोसाइटी, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ाई की। आज हम आंसर करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉबर्ट दाल इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, क्या उनकी थ्योरी आज भी रेलिवेंट है और उनकी थ्योरीज़ पर क्रिटिसिज्म क्या है। तो आज के लेक्चर में ना हम देखेंगे इनके कंट्रीब्यूशन को, इनके क्रिटिसिज्म को एंड इनकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस को, और एंड तक आप क्लियर समझ जाओगे कि रॉबर्ट दाल को मॉडर्न डेमोक्रेटिक थ्योरी का जायंट क्यों माना जाता है। अगर आपको इन सब के जो है आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कंट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये ना कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीआर्की दिए पहला कि दाल का ना सबसे फेमस कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कहा कि परफेक्ट डेमोक्रेसी रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसी को समझने के लिए हमें पॉलीआर्की का कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहिए। एग्जांपल जैसे टेक्स्ट बुक डेमोक्रेसी, पीपल रूल डायरेक्टली, रियलिटी क्या होता है, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, पार्टीज़ compete करते हैं, मीडिया क्रिटिसाइज़ करती है, कोर्ट जो है रिव्यू करती है, सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और यही पॉलीआर्की है। दूसरा कंट्रीब्यूशन है इनका कि इन्होंने एम्पेरिकल रिसर्च के बारे में बात किया। बहुत सारे थियरिस्ट जो है थियरी देते थे, रॉबर्ट दाल ने फील्ड में गए, रिसर्च की, एविडेंस कलेक्ट किया, ठीक है। एग्जांपल न्यू हेवन स्टडी की थी जिसमें वो बिजनेसमैन, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत एलीट ग्रुप में जाके इन्होंने इंटरव्यू लिया था, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसके बारे में, और उन्होंने एक्चुअल सिटी पॉलिटिक्स ऑब्जर्व किए, इंटरव्यू किए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टडी की और कंक्लूड किया कि पावर ना एक एलीट के पास नहीं है, सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। थर्ड कंट्रीब्यूशन है इनका कि प्लुरलिज्म का कॉन्सेप्ट, कि रॉबर्ट दाल ने आर्ग्यू किया कि सोसाइटी में पावर मल्टीपल ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एग्जांपल जैसे एजुकेशन पॉलिसी, टीचर इन्फ्लुएंस करता है, स्टूडेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, पेरेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और गवर्नमेंट फाइनली इन्फ्लुएंस होते हैं, और पावर शेयर्ड होती है। फोर्थ है पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी ना सिर्फ इलेक्शन नहीं है, सिटीजन्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इम्पॉर्टेंट होती है डेमोक्रेसी में। फिफ्थ है ये पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं, इनका फिफ्थ कंट्रीब्यूशन, कि ये बोलते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये रॉबर्ट दाल का डेमोक्रेटिक विजन का कोर है। कि आइडिया ये है कि रॉबर्ट दाल ने ना पॉलिटिकल साइंस को थियरी से रियलिटी तक लेकर गए। अब इनकी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लुरलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि रॉबर्ट दाल की थ्योरी स्ट्रॉन्ग क्यों मानी जाती है। पहला स्ट्रेंथ है कि रियलिस्टिक थ्योरी है, मतलब कि रॉबर्ट दाल ना रियल वर्ल्ड ऑब्जर्व करते हैं, आइडियल वर्ल्ड नहीं। एग्जांपल मान लो जैसे अगर हम पॉलिटिक्स को ना आईपीएल से समझें तो एक ही टीम सब कुछ कंट्रोल नहीं करती, डिफरेंट टीम compete करती है, तो प्लुरलिज्म भी यही कहता है। दूसरा स्ट्रेंथ है कि ये प्रिवेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, एक ग्रुप डोमिनेट नहीं कर पाता। एग्जांपल लो जैसे गवर्नमेंट, मीडिया, कोर्ट, एनजीओ, पॉलिटिकल पार्टी सब एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। थर्ड स्ट्रेंथ है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को, कंपटीशन से ना माइनॉरिटी वॉइस भी सुनी जाती है, ठीक है। फोर्थ स्ट्रेंथ है कि ये इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन को, लोग ना पॉलिटिक्स में इंगेज करते हैं, ये जो है इसको स्ट्रेंथन करता है कि लोग पार्टिसिपेट करें, एपैथी कम होती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अब अगर सिर्फ ना एक पार्टी हो और ऑपोजिशन ही ना हो तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, है ना। अब इनकी हम क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये किसको क्रिटिसाइज़ किए हैं? एलीट थियरी को। अब ना क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले एलीट थियरी, सी राइट मिल ये ना एक जगह जाके बहुत सारे ऐसे थे जो एलीट थियरी का कॉन्सेप्ट किया, और इन सब का आर्ग्यूमेंट था पावर एक्चुअली एलीट के पास होता है। एलीट थियरी का क्लेम था कि आपको लगता है डेमोक्रेसी है, लेकिन रियलिटी में ना डिसीजन कौन ले रहा है? कॉर्पोरेट लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एक स्मॉल एलीट ग्रुप है जो सारे डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल जैसे बिग कॉरपोरेशन, मीडिया हाउस, वेल्दी लॉबी ग्रुप, क्या उनका इन्फ्लुएंस ऑर्डिनरी सिटीजन से ज़्यादा होता है? एलीट थियरी कहते हैं जी हाँ, लेकिन रॉबर्ट दाल जो हैं उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि पावर को ज़्यादा डिस्पर्स दिखाते हैं और वो रियलिटी में ना पावर अनइक्वल है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो
कि एक बिलियनर और एक ऑर्डिनरी वर्कर की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सेम है? थियरी में शायद, रियलिटी में डिबेटेबल है ये चीज़, है ना। अब बात करते हैं मार्क्सिस्ट के क्रिटिक की। एक तो एलीट थियरी का हो गया, ये बोलते कि सबके पास पावर है। एलीट थियरिस्ट बोलते कि बिल्कुल नहीं, कुछ लोगों के पास पावर है। अब मार्क्सिस्ट की बात करते हैं। ये क्रिटिसिज्म और भी शार्प है। मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि पावर का सोर्स क्लास है, इकोनॉमिक पावर है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, जिसके पास इकोनॉमिक रिसोर्स है उसी के पास ना पॉलिटिकल पावर भी है। एग्जाम्पल मान लो, जैसे लार्ज कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज़ मीडिया इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है, इलेक्शन को फंड करती है, सब में उनका रोल है ना। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि प्लूरलिज्म ना कॉन्फ्लिक्ट को हाइड करता है, क्लास डोमिनेशन को इग्नोर करता है। एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री ओनर वर्सेस वर्कर, क्या दोनों इक्वल इन्फ्लुएंस करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मार्क्सिस्ट कहते एकदम नहीं। और रॉबर्ट दाल का रिप्लाई है कि कंपटीशन और पार्टिसिपेशन पावर को बैलेंस कर देता है। अब बात करते हैं न्यू प्लूरलिज्म के बारे में, ठीक है, ओके। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। कुछ स्कॉलर ने कहा कि रॉबर्ट दाल कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है, मार्क्सिस्ट भी कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है, लेकिन न्यू प्लूरलिस्टिक एक्सेप्ट करते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सब ग्रुप इक्वली पावरफुल नहीं है। एग्जाम्पल जैसे कॉर्पोरेट लॉबी और स्मॉल विलेज एनजीओ, दोनों ग्रुप हैं लेकिन जो है ना रिसोर्सेज सेम नहीं है दोनों का। न्यू प्लूरलिज्म ऐड करता है कि स्टेट का रोल इम्पॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कंपटीशन रेगुलेट करती है। इजी डेफिनेशन की बात करें तो न्यू प्लूरलिज्म मतलब प्लूरलिज्म प्लस पावर इनइक्वालिटी का रिकॉग्निशन। फिर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी के ऊपर। तो रॉबर्ट दाल को ना मॉडर्न वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आता है कि पावर आज सिर्फ नेशनल लेवल पर है? बिल्कुल नहीं। ग्लोबलाइजेशन, पावर ना अक्रॉस बॉर्डर हो गई है। एग्जाम्पल जैसे गूगल, मेटा, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इनका ना इन्फ्लुएंस कई गवर्नमेंट से भी ज़्यादा लग सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये भी ना पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रॉबर्ट दाल का ना रेलेवेंस की बात करें तो पावर मल्टीपल सेंटर में है। आज ये बात ग्लोबल लेवल पर भी ट्रू लगती है। डिजिटल डेमोक्रेसी की बात करें, ठीक है, तो अब आते हैं डिजिटल एज पर। 20 साल पहले ना पार्टिसिपेशन का मतलब था कि मीटिंग मतलब रिलीज़ करना, इलेक्शन करना, लेकिन आज का मतलब है, आज पार्टिसिपेशन का मतलब है कि ऑनलाइन पिटीशन डालना, सोशल मीडिया कैंपेन करना, डिजिटल वोटिंग, डिस्कशन, हैशटैग एक्टिविटीज़, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लो ट्विटर पे कोई ट्रेंड करना है, इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाना है या फिर यूट्यूब पे पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलानी है, सब डिजिटल डेमोक्रेसी के एग्जाम्पल हैं। बेनिफिट क्या है कि अवेयरनेस आता है, फास्टर पार्टिसिपेशन होता है और वाइडर रीच होता है। लेकिन रिस्क क्या है? फेक न्यूज़ का, डिजिटल डिवाइड का, फिर साइबर मैनिपुलेशन का, ये सारी चीज़ें। सो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर बनाती है या वीकर? आंसर डिपेंड करेंगे कि हाउ सिटीज़न यूज़ इट, है ना। अब बात करते हैं इसका ना सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक लोकल इशू है, ठीक है। मान लो रोड ना टूट गई, ट्रेडिशनल सिस्टम क्या कहेगा? एप्लीकेशन दो, वेट करो। आज क्या होता है, लोग सीधा फ़ोटो वीडियो अपलोड कर देते हैं इंटरनेट पे, टैग अथॉरिटीज़ को टैग कर देते हैं, हैशटैग चला देते हैं, रिस्पांस जल्दी हो जाता है और फिर रोड भी ठीक हो जाता है ना। तो पॉजिटिव साइड क्या है कि सोशल मीडिया सिटीजन्स का वॉइस देता है। नेगेटिव साइड क्या है? इको चैम्बर है, फेक न्यूज़, पोलराइजेशन, ऑनलाइन ट्रोलिंग। एग्जाम्पल जैसे आज कई लोग ना फैक्ट्स के बेसिस पर नहीं, एल्गोरिदम के बेसिस पर ओपिनियन बना रहे हैं। रॉबर्ट दाल का पर्सपेक्टिव है कि पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन इन्फॉर्म्ड है ना, पार्टिसिपेशन और भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम इसके रेलेवेंस की बात करें, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में इसके रेलेवेंस क्या है? तो एक फाइनल क्वेश्चन पूछती हूँ कि रॉबर्ट दाल आज भी रेलेवेंट हैं क्या? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आज भी डेमोक्रेसी के मेजर क्वेश्चन वही हैं। पावर किसके पास है? दाल का रेलेवेंट। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन कर रही है, फिर से दाल का रेलेवेंट। और तीसरे क्वेश्चन भी अगर है कि कंपटीशन फेयर है क्या, यहाँ भी रॉबर्ट दाल का रेलेवेंस है। इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल है क्या, अगेन रॉबर्ट दाल रेलेवेंट है। सो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जितने भी हैं ना, पोलराइजेशन, फेक न्यूज़, AI, सोशल मीडिया, ग्लोबलाइजेशन, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस, इन सब जगहों में रॉबर्ट दाल हेल्प करते हैं हमें अंडरस्टैंड करने में। एग्जाम्पल
मान लो एआई कंपनी पब्लिक ओपिनियन सेव कर रही है, सोशल मीडिया इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रही है, ग्लोबल कॉरपोरेशन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और पावर किसके पास है। ये क्वेश्चन रॉबर्ट दाल को और रेलेवेंट बना देता है। सो फाइनल रिवीजन, मेजर कंट्रीब्यूशन इसका था पॉलियार्की के बारे में, प्लूरलिज्म के बारे में, ठीक है, पार्टिसिपेशन के बारे में, पॉलिटिकल इक्वालिटी, एम्पेरिकल रिसर्च, क्रिटिसिज्म, एलीट थियरिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, मार्क्सिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, पावर इनइक्वालिटी के बारे में इन पे क्रिटिसिज्म हुआ। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस तो ग्लोबलाइजेशन में, डिजिटल डेमोक्रेसी में, सोशल मीडिया में, एआई एरा, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। सो अगर हम एक कंक्लूड करें रॉबर्ट दाल के बारे में क्लास, तो रॉबर्ट दाल का सेंट्रल मैसेज सिंपल है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी तब बेस्ट काम करती है जब फर्स्ट सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप compete करती है, इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल हो, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और राइट प्रोटेक्टेड हो। सो फाइनल थॉट स्टूडेंट क्लास, अगर मार्क्स हमें ना कॉन्फ्लिक्ट समझाते हैं और वेबर अथॉरिटी समझाते हैं और टालकट पार्सन ऑर्डर हमें समझाते हैं, तो रॉबर्ट दाल हमें ये समझाते हैं कि रियल डेमोक्रेसी एक्चुअली काम कैसे करती है। और इसीलिए रॉबर्ट दाल मॉडर्न डेमोक्रेटिक थ्योरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर में से एक माने जाते हैं। सो अगर हम इस सीरीज़ को अब एंड करें तो डेमोक्रेसी एक चीज़ नहीं जो हमें मिल जाती है, डेमोक्रेसी एक प्रोसेस है जिसे सिटीजन्स हर दिन अपनी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी से जिंदा रखती है। सो थैंक यू एवरीवन। रॉबर्ट दाल थिंकर सीरीज़ यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल थिंकर के साथ। सो टिल देन कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।